नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। और आज है शनिवार, तो आज आपके लिए है महाक्विज 50 प्रश्नों की श्रृंखला। देखते हैं, पहला प्रश्न इस प्रकार है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि अथवा वृद्धि संधि? आंसर कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों, आपकी हो जाएगी विद्यालय में दीर्घ संधि। आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ बनता है, इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगी। बिना देरी किए अगला प्रश्न देखेंगे। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? देवधन इंद्र, देवधन एंद्र, देधन इंद्र और देवी धन इंद्र। तो दोस्तों, आधन ई मिलकर के ए बनता है। आधन ई मिल करके ए बनता है। इस नियम को जो पालन करेगा वही देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा। देवधन इंद्र, इसमें तो ए है सीधा, तो ये इंद्र बन जाएगा। फिर आधन ए मिल करके तो आय बनेगा ना, देवेंद्र बनेगा फिर। और देधन इंद्र तो होगा नहीं, देवीधन इंद्र भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, देवधन इंद्र। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निर्भय शब्द में उपसर्ग है नि, निर, भय या अभय? तो देखिए, मूल शब्द भय, भय के अलावा जो भी जुड़ा है वही उपसर्ग है। भय के पहले क्या है? निर, अर्थात निर उपसर्ग है। प्रश्न 4 पूछ रहा है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उत्सव, मैदान उत्सव, महोधन उत्सव और मैदान उत्सव। तो दोस्तों, गुण संधि के अनुसार आ धन ऊ मिलकर के ओ बनता है, और इस नियम को जो पूरा करेगा वही महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा। मैदान उत्सव, हाँ में आ तो है किंतु मह शब्द नहीं होता, इसलिए मैदान उत्सव गलत हो जाएगा। महोधन उत्सव नहीं हो सकता क्योंकि ओधन ऊ नहीं आएगा। ओधन ऊ आएगा तो अयादि संधि हो जाएगी, और अयादि संधि होगी तो महोत्सव नहीं होगा। मैदान उत्सव भी नहीं हो सकता क्योंकि आधन ओ आएगा तो अहो बन जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही है दोस्तों, महाधन उत्सव। अब पूछा है दोस्तों, नरेश में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि अथवा विसर्ग संधि? संधि का केवल नाम बताना है, कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बताया था, जिसमें आ धन ई आए वो कौन सी संधि होगी। किस संधि का नियम है कि आ धन ई मिलकर के ए हो जाता है? यण संधि में तो ई धन आ मिलकर के या बनेगा। वृद्धि संधि में आधन ए मिलकर के ऐ बन जाएगा, आधन ओ मिलकर के औ बन जाएगा। और विसर्ग संधि की तो बात ही ना करें दोस्तों, क्योंकि ये स्वर संधि चल रही है अभी, तो विसर्ग तो होगी नहीं, यहीं पे खारिज हो गई। बची हमारी गुण संधि, यही तो है दोस्तों, जिसमें आधन ए मिलकर के ए बनाता है। तो नरेश में संधि हो जाएगी गुण संधि। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, ऑप्शन ए सही है। गिरीश में कौन सी संधि है दोस्तों? तो गिरीश में वही संधि है दोस्तों जिसमें दो समान स्वर मिलकर उसी स्वर का दीर्घ उच्चारण बनाते हैं। इसके सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, इसमें दीर्घ का ऑप्शन ही नहीं है, दीर्घ संधि होगी। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर या बने, वा बने और साथ में कोई आधा वर्ण आ जाए, कोई व्यंजन अपने मूल स्वरूप में आ जाए, वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। और यण संधि के नियमों को पूरा करने वाला यहाँ पर केवल एक ही है, अतिधन आचार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। हमसे पूछा है, जल का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा शब्द जो जल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, नीर जल का पर्यायवाची है, बारी है और सलिल भी है, किंतु पय जल का पर्यायवाची नहीं है। और ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, पय दूध का पर्यायवाची है।
प्रश्न 5 कह रहा है अधोगति का संधि विच्छेद क्या है? अधाधन गति, अधधन गति, अधोधन गति और अधोधन ओगति, अधधन ओगति सॉरी। तो दोस्तों अधोगति में संधि आपकी विसर्ग आएगी। जिसमें विसर्ग लगा है बस वही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि समास का विग्रह करके देखिए, विग्रह करेंगे यदि तो सही उत्तर मिल जाएगा। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, और का क्या है दोस्तों? का कारक विभक्ति है। यदि कारक विभक्ति है, यदि समास में कारक विभक्ति का लोप है, यदि विग्रह करने पर कारक विभक्ति आती है तो समास हो जाता है हमारा तत्पुरुष। दोस्तों यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो सबसे पहले जानिए यथा क्या है। यथा एक अव्यय है दोस्तों, यथा एक अव्यय है, उपसर्ग भी है, और यदि अव्यय लगा है तो समास कौन सा होगा दोस्तों? जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो समास भी अव्ययी भाव हो जाएगा ना, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों नीलकमल उसी समास का उदाहरण है जिसमें विशेषण और विशेष्य का जोड़ा पाया जाता है, जिसमें उपमेय और उपमान का जोड़ा पाया जाता है। नीलकमल का अर्थ है दोस्तों नीला है जो कमल, अथवा नीला है कमल जो। कमल की विशेषता है कि वह नीला है, और यदि कमल की विशेषता है कि वह नीला है तो नील शब्द विशेषण हो जाएगा और कमल विशेषण, और जिसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा आएगा वो तो हमारा एक ही है ना, कर्मधारय समास। दाल रोटी किस समास का उदाहरण है? देखिए दाल भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी की रोटी। ना तो केवल रोटी खा सकते हैं, ना तो केवल दाल खा सकते हैं, दोनों बराबरी से इम्पोर्टेंट हैं। और जहाँ पर दो बराबर की टक्कर वाले हों, दो बराबर की टक्कर वाले हों तो उनमें क्या होगा? उनमें द्वंद्व होगा ना। यदि उनमें द्वंद्व हो रहा है, तो बराबर के लोग हैं, उनमें द्वंद्व हो रहा है तो हमारा समास भी तो द्वंद्व ही हो जाएगा दोस्तों। दशानन किस समास का उदाहरण है? तो मैं कहूँगी दशानन उसी समास का उदाहरण है जिसमें नियम है कि ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अब हमसे कहा जाए कि दशानन का विग्रह कीजिए तो हम क्या करेंगे? 10 हैं आनंद जिसके, अथवा 10 सिरों वाला। और 10 सिर वाला कौन था? कौन था 10 सिर वाला? रावण। अर्थात जो 10 है वो भी प्रधान नहीं है, आनंद भी प्रधान नहीं है, प्रधान है तो रावण, यानी अन्य पद। और अन्य पद जिसमें प्रधान होगा वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो विग्रह करके देखते हैं। गंगा जल अर्थात गंगा का जल, और इसमें फिर से कारक विभक्ति आई है दोस्तों। बताइए फटाफट कमेंट में कौन सा समास इसमें हो जाएगा। यदि गंगा का जल हो रहा है, कारक विभक्ति आ रही है, समस्त पद बनाने पर कारक विभक्ति का लोप हो रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? कमेंट कीजिए आंसर को। तो गंगा जल में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अब देखिए चक्रपाणि किस समास का उदाहरण है? तो ये भी दशानन की तरह है दोस्तों। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, और जहाँ पे अन्य पद प्रधान होगा वहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। महाराज किस समास का उदाहरण है? महाराज किस समास का उदाहरण है? महान है जो राजा, यही तो होगा। कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा दोस्तों। यथासंभव किस समास का उदाहरण है? तो मैं कहूँगी यथासंभव उसी का उदाहरण है जिसका यथाशक्ति था। लगाओ दोस्तों आंसर, कमेंट करो, टिक करो जल्दी से, कौन सा सही है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या कर्मधारय? और यथा क्या है ये भी बताइए।
यथा है हमारा अव्यय, और यदि अव्यय आया है प्रथम पद में तो समास हो जाएगा अव्ययी भाव। माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता उसी समास का उदाहरण है जिसका दाल रोटी था। जहाँ दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक बराबर के हों, कोई कम ना हो कोई ज़्यादा ना हो, तो दोनों के बीच में होता है द्वंद्व, घमासान। और यदि द्वंद्व होगा तो समास भी हमारा द्वंद्व हो जाएगा। दोहा शब्द के विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? विषम चरण का अर्थ है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो दोहा का हमें पता है पहले और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी हमारा 13 मात्राएं सही हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए चौपाई पूरी तरह से सममात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सोठा छंद का मात्रा क्रम क्या है दोस्तों? तो हमने दोहा का पढ़ा था अभी 13, प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11। सोठा उसका उल्टा होगा दोस्तों। तो पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 11 मात्राओं का क्रम सोठा छंद का है। अब यहाँ पे चारों में आपको समझाना चाहूँगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये 13 दोहा का है, 11 सोठा का है, इसी में ये 16 चौपाई का है, और ये 24 वाला रोला छंद का है। चारों छंद यहीं पे निपट गए दोस्तों आपके। ध्यान में रखिए, दोहा का 13, सोठा का इसका जस्ट अपोजिट 11, चौपाई का 16 और रोला का 24। छंद के मुख्य अंग कितने माने जाते हैं दोस्तों? तो छंद के मुख्य अंग माने जाते हैं 7। यमाता राज भान सलगा का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये रस में नहीं आएगा, अलंकार में नहीं आया और समास में भी नहीं आया। जो हमने नहीं पढ़ा वो है गण। ये निश्चित रूप से गण का उदाहरण है। लघु मात्रा का मान कितना होगा दोस्तों? लघु मात्रा अर्थात एक मात्रा काल, और एक मात्रा काल का समय है अर्थात एक ही मान होगा। 2 मात्रा काल होता, गुरु होता तो 2 मान होता। एक मात्रा काल का समय है तो मान भी एक ही होगा। छंद में यति का अर्थ क्या है दोस्तों? छंद में यति का अर्थ होता है विराम। छंद में यति का अर्थ होता है विराम, और मात्रा का अर्थ होता है लगने वाला समय अथवा मात्रा काल। और स्वर की प्रकृति ह्रस्व है कि दीर्घ है, वही मात्रा होती है। चौपाई छंद किस श्रेणी का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्त या गेय? हमसे पूछे हैं 4 ऑप्शन देके तो हम कहेंगे ये मात्रिक छंद है। और यदि पूछा जाता कि सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, तो हम कहते भाई सममात्रिक है। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? ये तो बच्चे को पता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं अथवा रहीम जी हैं? और ऑप्शन बी आपका सही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है रामचरितमानस को। कामायनी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कामायनी के रचयिता वही हैं जिन्होंने उर्वशी की रचना की है, जिन्होंने चंद्रगुप्त की रचना की है, जिन्होंने समुद्रगुप्त की रचना की है, जिन्होंने ध्रुव स्वामिनी की रचना की है, वही हैं कामायनी के रचयिता, जिनको कहा जाता है हिंदी का शेक्सपियर, अर्थात हमारे जयशंकर प्रसाद जी। गोदान किस लेखक की कृति है दोस्तों? तो गोदान उन्हीं की कृति है जिनको कलम का सिपाही कहा जाता है। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। महादेवी वर्मा किस युग की प्रमुख कवित्री हैं? तो ये प्रमुख कवित्री हैं, भक्ति काल की नहीं है, मीरा जी हैं, रीति काल की भी नहीं है, आधुनिक काल की भी नहीं है, ये कवित्री हैं छायावाद के। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता वही हैं जिन्होंने यशोधरा की रचना की, जिन्होंने भारत भारती की रचना की है, और जिन्होंने भारत भारती की रचना की है, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, वही है हमारे साकेत के रचयिता, अर्थात
ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी के रचयिता वही हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की है, जिन्होंने रश्मि रथी की रचना की है तथा जिन्हें हिंदी साहित्य के गगन में सूर्य कहा जाता है। सूर्य अर्थात दिनकर, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर महोदय। कबीर के दोहे किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो कबीर के दोहे, कबीर जी जो थे वो भक्ति धारा से थे, किंतु वो सगुण भक्ति धारा से नहीं थे, वो निर्गुण भक्ति धारा से थे, जो परम ब्रह्म में विश्वास रखते हैं किंतु किसी मूर्तिमान भगवान को नहीं मानते, अर्थात ये निर्गुण भक्ति धारा से थे। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पंच परमेश्वर के लेखक वही हैं जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, जिन्होंने गोदान की रचना की है, जिन्होंने गबन की रचना की है, जिन्होंने सेवा सदन लिखा है, अर्थात हमारे प्रेमचंद्र जी। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? दोस्तों आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं मोहन राकेश। धर्मवीर भारती जी को जाना जाता है ठेले पर हिमालय के लिए। भीष्म साहिनी जी तमस के लिए प्रसिद्ध हैं और प्रेमचंद्र जी तो अनेक कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, पूस की रात, अनेक कृतियां हैं इनकी। सरोज स्मृति भी उनमें से एक है। अब पूछा है कि भारत भारती किसकी रचना है? यदि भारत भारती की रचना पूछा है रचयिता कौन है, तो भारत भारती की रचयिता वही हैं जिन्होंने यशोधरा लिखा है, जिन्होंने साकेत की रचना की है, अर्थात ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी। निराला जी का पूछा जाए तो इन्होंने कितनी नावों में कितनी बार और लोकायतन की रचना की है? दोस्तों इन्हें हिंदी जगत का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। दिनकर जी ने रश्मि रथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र की रचना की है। इन्हें द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है और पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया है? तो वो अनुच्छेद जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, वह है अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा कौन सी है? संघ की राजभाषा है दोस्तों हिंदी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 345। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो यह 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 8वीं भाग में, 8वीं अनुसूची में। राजभाषा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा 351 में है। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1963 में। और हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 351। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अब ये आपके लिए 2 होमवर्क प्रश्न हैं। लोकसभा किस समास का उदाहरण है? लोकसभा अर्थात लोक की सभा बताना किस समास का उदाहरण है? और महर्षि शब्द में संधि कौन सी है? गुण है, वृद्धि है, यण है अथवा विसर्ग है? बताना है आपको। दोनों के आंसर कमेंट में लिखने हैं। साथ ही यह भी बताना है आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए। ये कोई प्रश्न मिसिंग हो गया दोस्तों। कभी कभी गिनती में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो उसके लिए मैंने प्रश्नों को जल्दी जल्दी करवा दिया है। क्षमा चाहूँगी इसके लिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं सोमवार की कक्षा में। कल रविवार है।
मुझे नहीं पता आपको ज्ञात है अथवा नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल रविवार को मैं कोई कक्षा नहीं लेती, कोई क्विज नहीं होता, केवल एक कविता पाठ होता है और वही कविता पाठ आपको शाम 7 बजे मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार साथियों।